चर्चा करेंगे कि क्या दादा गौतम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथियों, दादा कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बीजेपी को जेजेपी तो नहीं समझने लग गए हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो कहीं उनकी बड़ी राजनीतिक भूल साबित ना हो जाए। साथियों, क्योंकि पंडित राम कुमार गौतम 7 चुनाव तो पहले हार करके 2005 में उनकी जो है खाता खुला था। बिल्कुल सही कहा। और वो लगातार चुनाव हारते और रहे उस वक्त भी प्रद्युमन भाई, मैं उसी नारनौंद विधानसभा में होता था हमारा गांव, मुझे अच्छे से याद है। और ब्याना खेड़ा, हाँ, 3 गांव नारनौंद में थे, जो अभी उकलाना में है। प्रद्युमन भाई, उस वक्त पंडित राम कुमार गौतम जब गांव में आते थे जी, तो गांव वालों को एक बात बोलते थे जी, भाई जजमानो या तो वोट दे दो या लाकड़ी दे दो जी। एक उनके प्रति लोगों की सिंपैथी बन गई जी। उसी सिंपैथी की लहर में जी उनकी नैया पार लग गई। बेटे हैं रजत गौतम, एडवोकेट हैं, और उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कर सकती थी। जिस तरह से पंडित राम कुमार गौतम जी ने ये बयानबाजी की है, उसका देख लेना निश्चित रूप से बड़ा खामियाजा पंडित राम कुमार गौतम को भुगतना पड़ेगा। जो पंडित राम कुमार गौतम तो केवल एक विधायक हैं, और वो भी विधायक बैसाखियों के सहारे बने हैं। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, अगर वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते तो विधायक नहीं बनते। चाहे वो 2024 में अगर वो सफेदों में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ना देती और बीजेपी उनके लिए सही ढंग से कैंपेन ना करती तो वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ती। शासन प्रिय पार्टी में नहीं चलेगी। यहाँ तो चौधरी बीरेंद्र सिंह कह के छिक लिए कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तोड़ दो, समझौता तोड़ दो, नुकसान हो रहा है। और बीरेंद्र सिंह तो पंडित राम कुमार गौतम से बड़े सीनियर नेता, बहुत बड़े नेता। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, पिछले 2-3 दिन से दादा गौतम छाए हुए हैं मीडिया के अंदर। आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, वहां पर आपको कोई न कोई दादा गौतम से जुड़ा हुआ किस्सा सुनने को मिल जाएगा। आखिर क्या हो गया है? दादा कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बीजेपी को जेजेपी तो नहीं समझने लग गए हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो कहीं उनकी बड़ी राजनीतिक भूल साबित ना हो जाए। साथियों, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं साथियों, बीजेपी वो दल है जो बड़े बड़ों को अपनी जगह दिखा चुका है। आप पीछे का वाकया देखेंगे, अनिल विज एक समय में बीजेपी को आंखें दिखाने लग गए थे। लास्ट समय में उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था, पर बीजेपी ने उनको जगह दिखाई और एहसास कराया। आज अनिल विज वही अनिल विज हैं जो अपने आप में बड़े तुर्रम खां बनते थे। उनके पास बहुत बड़े मंत्रालय होते थे, उनमें भी कांटा लगा दिया गया, बोल नहीं पा रहे हैं। और दादा गौतम की इतनी हिमाकत कि वो हुडा की तारीफ करें, और बीजेपी के बारे में क्या बोल रहे हैं। इस मुद्दे पे हम सारी चर्चा करेंगे कि क्या दादा गौतम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथियों, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से पिछले जी, दादा गौतम की कहीं उल्टी गिनती शुरू तो नहीं हो गई है? देखो, निश्चित रूप से दादा गौतम, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सफेदों से टिकट दे करके और जिताने का काम किया, क्योंकि वहां खुद दादा गौतम का तो कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद उस इलाके में है नहीं। बिल्कुल, वो तो जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही जीते हैं जी। और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता और बीजेपी की जो मैनेजमेंट है जी, उसके दम पर जीते हैं। बिल्कुल सही। हम ये मान सकते हैं कि नारनौंद में उनका ठीक एक वोट बैंक है, लेकिन सफेदों में तो उनका कोई लंबा चौड़ा खेल है नहीं। सच्चाई ये है, अगर मुगलते में आ गए हो दादाजी। बिल्कुल। और जिस तरह की उनकी बयानबाजी, एक विधायक होते हुए वो एक आम कार्यकर्ता भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष के किसी नेता की तारीफ कर दे तो बीजेपी तो उस पर भी लगामें डाल देती है। बिल्कुल। और जिस तरह से पंडित राम कुमार गौतम जी ने ये बयानबाजी की है, उसका देख लेना निश्चित रूप से बड़ा खामियाजा पंडित राम कुमार गौतम को भुगतना पड़ेगा। हालांकि बड़ा खामियाजा, क्योंकि मंत्री तो उनको अब कोई बनाएगा नहीं जी, मंत्री तो बन चुके हैं। बिल्कुल। अगर फेरबदल होगा तो हो सकता है अगर वो चुपचाप ठीक ठाक बैठे रहते तो क्या पता उनकी कहीं ना कहीं बारी आ जाती फेरबदल के में
क्योंकि साल 2 साल 3 साल बाद फिर बदल तो होगा, बिल्कुल। निश्चित रूप से हर बार हो रहा है। बिल्कुल। और अब वो भी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। दूसरा एक बड़ी चर्चा ये थी कि जो उनके बेटे हैं रजत गौतम एडवोकेट हैं, और उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कर सकती थी, लेकिन अब उस तरह की भी कोई उम्मीदें मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो पंडित रामकुमार गौतम तो केवल एक विधायक हैं, और वो भी विधायक बैसाखियों के सहारे बने हैं। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, अगर वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते तो विधायक नहीं बनते। चाहे वो 2024 में अगर वो सफेदों में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ना देती और बीजेपी उनके लिए सही ढंग से कैंपेन ना करती तो वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ती, क्योंकि पंडित रामकुमार गौतम 7 चुनाव तो पहले हार करके 2005 में उनकी जो है खाता खुला था। बिल्कुल सही कहा। और वो लगातार चुनाव हारते और रहे उस वक्त भी प्रद्युमन भाई, मैं उसी नारनौंद विधानसभा में होता था हमारा गांव, मुझे अच्छे से याद है। ब्याणा खेड़ा, हाँ, 3 गांव नारनौंद में थे। नारनौंद में थे, जो अभी उकलाना में है। जी। प्रद्युमन भाई, उस वक्त पंडित रामकुमार गौतम जब गांव में आते थे जी, तो गांव वालों को एक बात बोलते थे जी, भाई जजमानो, या तो वोट दे दो जी, या लाकड़ी दे दो। जी। एक उनके प्रति लोगों की सिंपैथी बन गई जी। उसी सिंपैथी की लहर में जी उनकी नैया पार लग गई। कल ही एक बहुत बड़ा नेता है, उसने एक बड़ी गजब बात बताई उस चुनाव की, उस जो आप जो बात कह रहे हो ना जी। उसकी। पंडित रामकुमार गौतम जी ने ये कहा कि भाई मैं तो इतने चुनाव हार लिया, और ईब जो है मेरा तो गोली खाने वाला विचार हो लिया। हाँ बिल्कुल, बोलते थे ऐसा। और भाई चाणिया में लाकड़ी दे आइयो, वही मैं कह रहा हूं। तो और लोग तो उसको ठीक है मजाक में ले गए, या कुछ एक ने सीरियसली भी लिया। एक आदमी खड़ा होकर उनको ये बोला कि पंडित जी तेरे तो अच्छा, अगर इब तुम बन गया ना, नहीं बनया तो तू खाओगा गोली, और नहीं बनया तो मारा बरगिया खानी पड़ेगी। नहीं बन गया तो बोले हमारा बरगिया खानी पड़ेगी। उसने मतलब कहने का भावार्थ ये है कि मजाक, वो उसी के गांव का था, नारनौंद के पंडित जी। तो उसने वो वाक्य बताया, वो ये वाक्य हैं भाई, सच्चाई है झूठ है ये तो पंडित जी बताएंगे, क्योंकि और ये चीजें पब्लिक डोमेन में है। और ये उस टाइम पे क्या था कि 2005 में कोई सोशल मीडिया का वो सिस्टम भी नहीं था भाई कोई रिकॉर्ड कर ले, कुछ और को रिकॉर्ड बन जाए उस चीज का, लेकिन कई बार ये चीजें कह देते हैं। और पंडित रामकुमार गौतम उस दम पर वो चुनाव जीत गए जी। लेकिन अब वो इस चक्कर में ना रहे, और उसमें और इस दौर में भी एक बड़ा अंतर कि उस समय वो इतने बुजुर्ग नहीं थे, अब तो वो उम्र के भी आखिरी पड़ाव पर हैं, बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, और उनको बड़ी अपने एक एक शब्द पर जो है ध्यान रखना चाहिए। और राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता है तो उसके भी मायने होते हैं, और उन्होंने तो सार्वजनिक मंच से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल, और उनकी तारीफ करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 2005 में जब वो पहली बार विधायक बने, तब जो उनका जो हुड्डा प्रेम जागा था, क्योंकि ये हुड्डा साहब के क्लास फेलो भी रहे हैं, तो जो इनका हुड्डा प्रेम तब जागा था, बीजेपी में थे उस समय भी, और बीजेपी विधायक दल के नेता थे, लेकिन तब भी ये हुड्डा साहब की तारीफ करते थे। तो वही सीन दोबारा पंडित रामकुमार गौतम जी दोहरा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज का ध्यान नहीं रख पा रहे कि तब बीजेपी के 2 ही विधायक थे और अब 48 हैं। ठीक बात, और वो बीजेपी नहीं है ये, और तब वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी थी, आज ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, जिसने बड़े बड़ों का इलाज कर दिया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, देखिए कहीं ना कहीं जी, क्या जिस वोटर ने जी, जिस गोहाना के वोटर ने, सफेदों के वोटर ने दादा रामकुमार गौतम को विधायक बनाया जी, ये उस वोटर्स की बेइज्जती नहीं है? क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, समझिएगा जरा, दर्शकों से भी मैं कह रहा हूं। देखिए जिस हुड्डा की वो तारीफ कर रहे हैं जी, उस हुड्डा का सिपाही उनके खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहा, बिल्कुल, और हुड्डा, हाँ जी, सुभाष गांगुली देशवाल, और उस वह हुड्डा का बिल्कुल खासम खास है, और हुड्डा साहब ने जोर भी बहुत लगाया जी। इनको वोट किसने दिया जी? जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, जो हुड्डा के खिलाफ थे, जो हुड्डा के खिलाफ थे, बिल्कुल हुड्डा के खिलाफ लोगों ने इनको वोट दिया है जी। और उनका वोट लेकर अभी ये उसी हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं जिस हुड्डा का सिपाही इनके खिलाफ था। उस वोटर की बेइज्जती नहीं क्या है? देखो निश्चित रूप से उन सम्मानित मतदाताओं की तौहीन है जी, और ना केवल गौतम साहब ने पहली बार की है, जब वो जेजेपी में बने थे तब भी उनको उन लोगों ने वोट दिया था जिन्होंने जिंदगी में कभी दादा गौतम को वोट नहीं दिया। दादा गौतम ने 10, 11, 12 चुनाव लड़े नारनौंद से, कट्टर विरोधी होते थे वो लोग जो उनकी शक्ल देखना तक भी पसंद नहीं करते थे,
उन्होंने दादा गौतम को वोट दिए, उनकी सपोर्ट की, उनको जिताया, और उसके बाद हुआ क्या कि उनको मंत्री नहीं बना तो तुरंत फिर पलट गए। अब फिर वही हालात है, जिस सफीदों में दादा गौतम का कोई जनाधार नहीं, बिल्कुल, और वहां केवल वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो एक मुंह थी, उसके चलते वो चुनाव जीत गए। अब वो वापस यही दादा राम कुमार गौतम को असली राजनेता तब माने जब वो चुनाव से पहले ये कहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा मित्र है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक देशभक्त परिवार से है, उसके रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मेरा खासम खास है। ये बात उस समय कहते थे, और फिर देखते चुनाव परिणाम क्या, अब इस्तीफा देके फिर लड़के दिखाए। और बात आपकी ठीक, इस्तीफा तो अगर देते तो पिछली बार ही दे देते। पिछली बार दुष्यंत ने बहुत तान मारा, दादा दे दे इस्तीफा, लेकिन नहीं दिया। अगर तेरा दम घुट रहा तो इस्तीफा दे दे। बिल्कुल, और अब भी वही हालात है कि आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। या तो आप ये समझ रहे हैं कि जनता ही मूर्ख है और आप उनको कुछ भी बोले जाओ। उसका भी एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। जब दादा गौतम ये बातें बोल रहे थे, लोग खिलखिला रहे थे। एक आदमी ने भी ये नहीं कहा, उनमें जो नारनौंद में जहां उन्होंने बोली है, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हुड्डा साहब के खिलाफत में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सफीदों में जाकर के गौतम साहब के वोट मांगने गए, और वो लोग खिलखिला रहे हैं। वो ये नहीं करे तू क्या बोल रहे हैं पंडित जी। प्रद्युमन भाई, कहीं न कहीं उस वोटर की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है क्या? देखो, निश्चित रूप से खिलवाड़ है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। वरना मैं बड़ी एक गंभीर बात बीजेपी के नेतृत्व को बता देता हूं। पंडित राम कुमार गौतम तो पहले भी भाजपाई थे, ठीक, बीच में वो कांग्रेस में चले गए, कभी निर्दलीय लड़ लिया, कभी फिर देवीलाल जी के परिवार की पार्टी में चले गए, लेकिन आपके जो 48 जीते हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं रहे। अगर ये दादा राम कुमार गौतम अब शुरू हो गए, इसके बाद कोई और भी शुरू हो जाएगा, अगर इन्होंने, और ये सरकार संभलनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पहली कहां से गड़बड़ हुई, जब पंडित राम कुमार गौतम पहली बार बोले तो दुष्यंत चौटाला कोई बोल्ड फैसला नहीं ले पाए, और वो इसलिए नहीं ले पाए, उनकी मजबूरी क्या थी कि अगर वो कुछ भी लेते तो गौतम साहब भी भाग जाते, वो एक आधा और बजा लेते पार्टी में से, और सरकार में से उनका सिस्टम खराब हो जाता। अब बीजेपी उस हालात में नहीं है। अब बीजेपी अगर अभी इनको रोक देगी तो फायदे में रहेगी, अगर नहीं रोका तो इनकी देखा देखी इक्का दुक्का विधायक और बोलना शुरू कर देंगे। गलत परिपाटी की शुरुआत, 3 ही विधायकों की बात है। अगर 3 विधायक कहीं कोई उड़न परण हो गए तो उसके बाद हालात और परिस्थितियां जो 48 से 45 पर आ जाएगी बहुमत। अब पंडित राम कुमार गौतम जिस लहजे में बोल रहे हैं, उस दिन मैं एक और बड़ी गजब बात बताऊं। इस वाक्य से पहले भी पंडित राम कुमार गौतम बहुत से इस तरह के बयान दे चुके हैं पहले भी। ठीक है कि वो तब बीजेपी में नहीं थे, जेजेपी में होते हुए भी उन्होंने हुड्डा साहब की प्रशंसा की है, वो प्रशंसा कर भी देते हैं, और जिसका विरोध करते हैं उनका विरोध भी करते हैं। बेबाक नेता हैं, लेकिन ये बेबाकी एक अनुशासन प्रिय पार्टी में नहीं चलेगी। यहां तो चौधरी बीरेंद्र सिंह कह के छिक लिए कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तोड़ दो, नुकसान हो रहा है। और बीरेंद्र सिंह तो पंडित राम कुमार गौतम से बड़े सीनियर नेता, बहुत बड़े नेता, बड़ा कद है उनका, और उनकी नहीं माननी भारतीय जनता पार्टी, और जो कि तोड़ा भी समझौता बाद में जब वो भाग लिए फिर तोड़ा भी क्या है। लेकिन जी तोड़ना था, पहले तोड़ देते, परंतु वो किसी को वेटेज नहीं देते अपने पार्टी। वो पार्टी अपने हिसाब से चलती है। अगर वो तोड़ देते पहले तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार आज जो दर दर की ठोकरें खा रहा नहीं खाता, ना ही उनको हार नसीब होती। लेकिन हालात और परिस्थितियां ये है कि अब पंडित राम कुमार गौतम को ये सोचना और समझना होगा कि ये अनुशासन प्रिय पार्टी है। लेकिन पंडित राम कुमार गौतम पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं। कल मुझे जो है इस तरह की बयानबाजी पर, कल की ही बात मैं आपको बताऊं, और एक बड़ा रोचक किस्सा है जिसको जब पंडित जी सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे, और लोग भी ये सोचेंगे कि भाई पंडित जी तो बड़ा कमाल का है। तब ये विधायक नहीं बने थे, पहली बार भी नहीं बने थे, उससे पहले की है। कल कोई इनका एक निजी आदमी था नजदीकी, उसने मुझे बताया। अब सच और झूठ क्या है वो तो पंडित जी बताएंगे, इसकी पुष्टि भी हम नहीं करते, कई बार ये बातें ऐसे ही। बिल्कुल, लेकिन जिसने बताया वो एक जो है बड़ा जिम्मेवार आदमी है। उसने ये बताया कि पंडित जी के कोई खासम खास आदमी थे, आज से 30 साल पहले की बात उन्होंने बताई, कि उनको कहीं किसी डिपार्टमेंट में सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड कर दिया तो वो पंडित जी को लेके आ गए। पंडित जी आते ही उस अफसर को बोला भाई इसको बहाल कर छोरे ने, क्योंकि वो इस तरह बोला मैं छोरा ने बहाल कर। तो जो अफसर था वो बोला पंडित जी कल तो इसको मैंने सस्पेंड किया है, आज इसको बहाल कैसे कर दूं भाई, कि मैं 5-10 दिन 20 दिन के बाद कर देंगे। अरे सिस्टम भी ऐसा ही था। तो उन्होंने नहीं मानी, पंडित जी वहीं बैठे रहे।
ऐसा सिस्टम बैठा कि वो पेशाब करने के लिए चला गया, जैसे ही वो बाथरूम में गया, पंडित जी वो अपने पेज से पढ़ ले भाई तू सस्पेंड करे जा। अब ये सच है झूठ है, जहां पर सस्पेंशन लिखी हुई थी, हाँ वो तो देखो पंडित जी बताएंगे, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम तो इस चीज के कोई गवाह है नहीं, लेकिन कल ही कोई आदमी बता रहा है, लेकिन लेकिन ये अपने लोगों के लिए वो इस हद तक भी जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, हाँ। और उनके दिल में एक टीस है, इस चीज को मैं भी मानता हूं। एक टीस उनके दिल में क्या है, वास्तव में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ इसमें पंडित जी का हक बढ़ता था, पिछली कैबिनेट में भी बढ़ता था जब दुष्यंत चौटाला सरकार में थे। और वो हक क्यों बढ़ता है, 2005 में जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था तब पंडित जी उस पार्टी से विधायक बने। बिल्कुल। आज जितने विधायक प्रदेश की विधानसभा में हैं उनमें सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड पंडित जी के नाम मिलेगा, मतलब नजदीक जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, भले ही वो हार गए, जितने 3 बार हैं, जितने जो मंत्री बनाए हुए हैं उनमें भी 3 बार वो जीते हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जो पहली बार जीते हैं। गौरव गौतम पहली बार जीते हैं, आरती राव पहली बार जीती हैं, जो है आपके राजेश नागर दूसरी बार के विधायक हैं, श्रुति चौधरी पहली बार जीती है, कृष्ण बेदी दूसरी बार के विधायक हैं, तमाम जूनियर हैं पंडित राम कुमार गौतम से, और उनका राइट भी बनता है, और वो उनके दिल में एक टीस है। लेकिन वो टीस ये बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर दूर नहीं कर सकते। हाँ। समस्या ये है, ये जेजेपी नहीं है, क्योंकि ये अब जेजेपी नहीं है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, और बीजेपी को एक ऐसा बहुमत है जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई सुनने वाली नहीं है, लेकिन सुननी चाहिए। हम भी इस चीज के पक्षधर में हैं कि इतने सीनियर नेता को जो है कुछ ना कुछ बना। कल सोशल मीडिया पे एक आदमी ने एक कमेंट कर रखा था, तो क्योंकि लोग चटकारे भी ले रहे हैं, और उन्होंने बड़ी गजब बात लिखी कि जो है नायब सिंह सैनी को एक डिपार्टमेंट बना के जो लोगों का मनोरंजन करे उसका जो है चेयरमैन पंडित राम कुमार गौतम को बढ़ा दिया जाए। जैसे लोक संपर्क विभाग होता है ना, हाँ। तो इस तरह से कोई ऐसे बनाए भाई, कोई कला संस्कृति कुछ सेंटर में तो बना भी रखा है जी, हाँ। और उसका चेयरमैन बोला पंडित राम कुमार जी को बना दे, क्योंकि वो लोगों को हंसाते रहते हैं। देखो हंसी तो कम से कम अगले दिलाते हैं। अगली बड़ी बात ये है, जो सीरियस बात है वो ये है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पंडित राम कुमार गौतम की टीस को समझना चाहिए, और पंडित राम कुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को समझना चाहिए। प्रद्युमन भाई, मुझे ये लग रहा है, देखिए कहीं न कहीं मेरे हिसाब से बीजेपी इसको कोई न कोई बड़ा दायित्व देती है जी, परंतु बीजेपी इस चीज को बड़ा चेक करती है अच्छे से कि ये पक्का वाजपेयी है कि नहीं है जी, क्योंकि ये पक्के वाजपेयी नहीं बन पा रहे हैं ना। जब तक पक्के वाजपेयी नहीं बन पाएंगे जी, मेरे हिसाब से बीजेपी को देने वाली नहीं, क्योंकि ये बीच बीच में इस प्रकार की बयानबाजी कर देते हैं, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। निश्चित रूप से ये जो आप बात कह रहे हो, इसी डर से इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। हाँ। डर क्या है, अब तक तो पंडित राम कुमार गौतम एक मंत्री वाली कुर्सी मांग रहे थे। नारनौंद की जनसभा में वो बोल रहे हैं बडनी था वो जीत की में बात बने भाई, ये छोटनी है तो तब जो है लोग वहां कर जाता रू हैं। तो अगर उनको मंत्री बना दिया, अनिल विज पहले मनोहर लाल जी को नहीं काबू आ रहे थे, ये नायब सिंह सैनी के काबू नहीं आएंगे। इनको तो ठीक है, मंत्री अगर बनाना भी है तो ऐसा डिपार्टमेंट दें जिसमें ये ठीक ठाक जो इनके सिस्टम का, और वैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, एडवोकेट हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें कर देते हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि इतने सीनियर नेता को और पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर की कोई बात नहीं करनी चाहिए। बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल बहुत पुराने, ना तो पता नहीं कितने चुनाव लड़ लिए, गिनती बंद हो रही है, पंडित जी को याद नहीं होंगे भाई इतने लड़ लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये बात है, संघर्ष भी है। देखो निश्चित रूप से संघर्ष किया है और विपरीत हालातों में इन्होंने चुनाव लड़े। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, जिस नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में ये जीते वो ग्रामीण बाहुल्य, जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद इन्होंने अपने दमखम पर जो है आज भी इनका 20-30 हजार वोट खुद का नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में है और अपने दमखम पर है। 30 हजार वोट आज भी पंडित राम कुमार गौतम के पास हैं। लेकिन बात यह है कि वो थोड़ा धक्का मारने की जरूरत है, वो एमएलए बन जाते हैं, पार्टी मार देती है, जैसे जेजेपी ने मार दिया, एमएलए बन गए, नहीं मारा पिछली बार, नहीं बना तो निर्दलीय हार गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। और बाकी तो बात यह है कि पंडित जी को परमात्मा बड़ा स्वस्थ जीवन दे और वो लोगों को यूं ही हंसते हंसाते रहें। और जो है तो प्रद्युमन भाई लास्ट बात है, फिर वीडियो का अंत करते हैं। क्या मतलब इनका पूरी तरह से बीजेपी से मोह भंग हो चुका है या फिर ये बीजेपी को टेस्ट कर रहे हैं? देखो अभी इनका मैं नहीं मानता कि मोह भंग हुआ है। हाँ।
अभी तो ये केवल टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे और मोह भंग इसलिए भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऑप्शन नहीं बचे। सबसे बड़ी बात ये है, ऑप्शन पिछली बार तो ये जेजेपी में थे, तब इनके पास दो ऑप्शन थे कि ये बीजेपी में भी जा सकते थे, कांग्रेस में भी जा सकते थे। अब हालात ये है कि नारनौंद में कांग्रेस का एमएलए है, तो वहां भी अब इनको बड़ी दिक्कत आएगी। कांग्रेस में सिटिंग एमएलए की टिकट बहुत कटना मुश्किल है। इस बार भी बहुत से ऐसे जो बुजुर्ग थे उनको भी दे दी, तो कहीं ना कहीं अब पंडित जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो केवल और केवल ये तोल रहे हैं कि आपके इस एक बयान से जो है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या रिएक्शन करता है। आप एक और बड़ी गजब बात एक्शन का रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। एक और बड़ी गजब बात ये देखिए कि पंडित जी के इस बयान के बाद ना तो बीजेपी के किसी नेता कोई बयान आया, ना क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के किसी नेता कोई बयान आया, और ना ही उस बयान के बाद पंडित जी का भी कुछ कोई रिएक्शन दोबारा नहीं आया है। तो इसका मतलब पंडित जी एक थोड़ी सुई, जैसे डॉक्टर जब टीका लगाता है तो थोड़ा एक बार टेस्ट करता है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से थोड़ी ही सुई लगा के देख रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों को कुछ दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्या बीजेपी वाले आपको कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते हैं, बस ये चीज चेक कर रहे हैं। अब उस चेक में कई बार ये भी हो जाता है कि जो है फांसी में फांसी हो जाती है। कई बार जो है रिएक्शन, आदमी एक्शन में रिएक्शन कर जाता है, तो उसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अब वो अगले कुछ एक दिन में पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दादा पंडित राम कुमार गौतम को कोई तवज्जो देती है या नहीं देती। नहीं देती जी साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दादा राम कुमार गौतम है, वैसे वो हर फन फूल मोला आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु बीजेपी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, इसमें अनुशासन चलता है। और कहीं दादा गलती से बीजेपी को जेजेपी ना समझें, और कहीं वो इतनी बड़ी लकीर ना खींच दें जिस प्रकार की वह बयानबाजी कर रहे हैं, तो बीजेपी में उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा ना हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से दादा राम कुमार गौतम का आखिरी चुनाव है, और वो आगे अपने बेटे का भविष्य देखकर ही कोई फैसला करें। बाकी वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको हम क्या समझा सकते हैं। इस बात में मैं एक बात और कहूंगा, पंडित जी जब भी चुनाव लड़ते हैं हर बार अपना आखिरी बताते हैं, लेकिन वो फिर नोट आउट चलते रहते हैं, अगली बार फिर भर देते हैं, भर देते हैं। जी आप क्या मानते हैं, क्या तो दादा गौतम की टीस है वो जायज है? क्या उनको बीजेपी ने तवज्जो देनी चाहिए, या फिर दादा राम कुमार गौतम पक्के वाजपेयी नहीं बन पाए हैं, कहीं उन्हीं में कोई दिक्कत है, या फिर कि बीजेपी अभी वो स्वयं से काम लें, जब विस्तार होगा तब उनके बारे में सोचा जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, अब लेते हैं आपसे विदा, और फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। साथियों, राम राम। राम राम।